नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के नए स्वास्थ्य मंत्री बने सुबोध उनियाल प्रदीप बत्रा के पास परिवहन आईटी का जिम्मा, गृह वित्त रहेंगे मुख्यमंत्री धामी के पास। समुद्री और सामरिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का उत्तराखंड दौरा, राज्यपाल गुरमीत सिंह से लोक भवन में की मुलाकात, मध्य पूर्व एशिया के घटनाक्रमों पर की विस्तृत चर्चा। कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज, हरिद्वार में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 2 के लिए 50 करोड़ 27 लाख मंजूर, सीएम धामी ने विकास कार्यों को दी प्रशासनिक स्वीकृति। चंपावत में गैस वितरण व्यवस्था सुधारने मैदान में उतरे डीएम मनीष कुमार, एजेंसी और डिलीवरी पॉइंट का किया स्थलीय निरीक्षण, उपभोक्ताओं से की सीधी बातचीत। और रामनगर में पुलिस की कार्रवाई, कार चालक से 317 ग्राम चरस की बरामद, राजसागर हिरासत में, पूछताछ जारी। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों को अब विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राम सिंह कैड़ा को शहरी विकास, पर्यावरण और जलागम प्रबंधन, मदन कौशिक को पंचायती राज और आपदा प्रबंधन, प्रदीप बत्रा को परिवहन और आईटी, खजान दास को समाज कल्याण और भाषा, जबकि भरत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास और एमएसएमई जैसे विभाग सौंपे गए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताएंगे कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो इनके पास कुल 18 विभाग हैं। मुख्यमंत्री धामी के पास मंत्री परिषद, कार्मिक और सतर्कता, सचिवालय, प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति और सूचना जैसे प्रमुख विभाग हैं। इसके अलावा गृह, कारागार, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड, सैनिक कल्याण और राजस्व भी उनके पास है। साथ ही औद्योगिक विकास, श्रम, पेयजल, ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा, आबकारी, न्याय, नागरिक उड्डयन, वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प और निबंधन और आवास जैसे अहम विभाग शामिल हैं। वहीं जानकारी दे दें कि खजान दास के पास 4 विभाग हैं। खजान दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण और भाषा विभाग मिला है। ये विभाग सीधे सामाजिक योजनाओं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिससे उनकी जिम्मेदारी कमजोर वर्गों तक योजनाएं पहुंचाने की है। भरत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास, लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्यम और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग मिला है। इन विभागों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। मदन कौशिक के पास 5 विभाग हैं, वहीं प्रदीप बत्रा के पास 4 विभाग हैं। दरअसल प्रदीप बत्रा को जो 4 विभाग सौंपे गए हैं उसमें परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, सुशासन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग शामिल हैं। इन विभागों के जरिए टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े निर्णयों की जिम्मेदारी उनके पास है। वहीं राम सिंह कैड़ा को शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन और जलागम प्रबंधन विभाग सौंपे गए हैं। इन विभागों के जरिए शहरों के विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े काम आते हैं। सतपाल महाराज के पास भी कई विभाग उनके पास हैं। गणेश जोशी के पास 7 विभाग हैं। इनके पास उद्यान और कृषि प्रसंस्करण, रेशम विकास विभाग भी इन्हें दिया गया है। धन सिंह रावत के पास 6 विभाग हैं। धन सिंह रावत को विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के साथ ही तकनीकी शिक्षा और सहकारिता भी धन सिंह रावत को दिया गया है। इस तरह राज्य में शिक्षा से जुड़े लगभग सभी बड़े विभाग उनके पास केंद्रित हैं। सुबोध उनियाल के पास 4 विभाग हैं। सुबोध को वन, निर्वाचन, विधायी इन विभागों के जरिए वन प्रबंधन के साथ साथ स्वास्थ्य और विधायी कार्यों की जिम्मेदारी भी
सुबोध उनियाल को दी गई है। इस तरह राज्य में शिक्षा से जुड़े लगभग सभी जो शिक्षा से जुड़े कार्य हैं वो सुबोध उनियाल के पास हैं। रेखा आर्य के पास 4 विभाग हैं। रेखा आर्या को खेल और युवा कल्याण से जुड़े विभाग दिए गए, जिससे उनकी भूमिका सामाजिक योजनाओं में अहम रहे। सौरभ बहुगुणा के पास 6 विभाग हैं। सौरभ को पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन और गन्ना विकास, चीनी उद्योग, इसके अलावा प्रोटोकॉल और कौशल विकास और सेवायोजन भी उनके पास है। तो इस तरीके से जो विभागों का बंटवारा हुआ है वो तमाम मंत्रियों को जो अभी जुड़े थे कैबिनेट विस्तार के बाद जिन मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई उनमें अब विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास 18 विभाग हैं, वहीं खजान दास के पास 4 विभाग हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भरत सिंह चौधरी को भी कई विभाग सौंपे गए हैं। भरत सिंह चौधरी के पास 3 विभाग हैं। मदन कौशिक को भी पंचायती राज, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास, आयुष और आयुष शिक्षा, पुनर्गठन और जनगणना दिया गया है। मदन कौशिक के पास 5 विभाग हैं। इसी के साथ प्रदीप बत्रा के बारे में बता दें, प्रदीप बत्रा को परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, सुशासन, उनके पास कुल मिलाकर 4 विभाग हैं। इन विभागों के जरिए टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े निर्णयों की जिम्मेदारी उनके पास है। राम सिंह कैड़ा के पास 3 विभाग हैं। राम सिंह कैड़ा के पास शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन और जलागम प्रबंधन विभाग है। इसके साथ ही सतपाल महाराज के पास 9 विभाग उन्हें सौंपे गए हैं। सतपाल महाराज के पास लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व और पर्यटन की जिम्मेदारी सतपाल महाराज को दी गई है। गणेश जोशी के पास 7 विभाग हैं। इसके साथ ही उद्यान, कृषि प्रसंस्करण, उद्यान और फलोद्योग और रेशम विकास भी उन्हें दिया गया है। गणेश जोशी के पास 7 विभाग है। धन सिंह रावत को जो विभाग दिए गए हैं वो 6 विभाग हैं। इसमें विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी धन सिंह रावत को दी गई है। वहीं सुबोध उनियाल के पास कुल 4 विभाग सुबोध उनियाल को दिए गए हैं। सुबोध को वन, निर्वाचन, विधायी और संसदीय कार्य और चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, इन विभागों के जरिए वन प्रबंधन के साथ साथ स्वास्थ्य और विधायी कार्यों की जिम्मेदारी सुबोध के पास है। रेखा आर्या के पास 4 विभाग उन्हें दिए गए हैं। रेखा आर्या के पास महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, खेल और युवा कल्याण विभाग, ये सभी विभाग सीधे समाज और युवाओं से जुड़े हुए हैं। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से लोक भवन में समुद्री और सामरिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर उन्होंने वर्तमान में चल रहे मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की है। राज्यपाल ने संदर्भ में भारत के संतुलित, शांतिपूर्ण और रणनीतिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि भारत सदैव वैश्विक शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहा। इस बैठक में सामरिक जागरूकता, समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। सल्ट विकासखंड के कटपतिया पहुंचने पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गुदियाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान गुदियाल ने कहा कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर संगठन स्तर पर मजबूती से काम किया जा रहा। गुदियाल ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को प्राथमिकता दी और एकजुट होकर चुनाव लड़ने का दावा किया है।
देखिए कि ये जो कांग्रेस जो है राष्ट्रीय पार्टी है और हमेशा जो है कि इसके कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। जैसे कि राजनीतिक दल है, चुनाव जो है कि सामने है, तो चुनावी चर्चाओं को लेकर के भी उन्होंने चर्चा करी है क्षेत्र में, और किस तरीके से मुद्दों को उठाना है, ज्वलंत समस्याएं क्या क्या हैं क्षेत्र में, उनके बारे में भी कार्यकर्ताओं से चर्चा करी है। और सबसे उन्होंने एकजुट होकर के आगामी चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए आह्वान करा है। और हमें उम्मीद नहीं, आशा भी है कि सब लोग एकजुट होकर के जो भी उम्मीदवार पार्टी का हाईकमान हमें देगा, भारी मतों से जीत करके विधानसभा जाएगा और प्रदेश में सरकार हम बनाएंगे। काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी मंदिर परिसर में ऐतिहासिक चैती मेले का नखासा बाजार अपनी चरम पर है। 400 वर्ष पुराने इस पारंपरिक घोड़ा बाजार में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से व्यापारी पहुंचे हुए हैं। इस बार सबसे महंगा घोड़ा 10 लाख रुपए की कीमत का है, जो कि नमस्ते करके सबका मन मोह रहा है। मान्यता यह है कि पुराने समय में सुल्ताना डाकू और फूलन देवी भी यहाँ से घोड़े खरीदते थे। हालांकि इस बार व्यापारियों और खरीदारों की संख्या कुछ कम नजर आ रही है। ये बहुत टाइम से 20 साल से आ रहे हैं। हाँ, इस बार क्या लाए हैं यार आप? ये घोड़ी है, नुकरी घोड़ी है। क्या कीमत लगाई है आप? इसके 2.5 लाख रुपए। घोड़ा लेके आए, घोड़ी भी लेके आए। कौन कौन सी नस्ल की? सिंधी नस्ल का है। यहाँ पे जो कौन कौन सी नस्ल के घोड़े आते हैं? सिंधी आते हैं, राजस्थानी भी आते हैं और हाँ अमृतसरी भी आते हैं सभी के। एक घोड़ा मारवाड़ी घोड़ा है, 2 दांत बच्चा है, चाल चलता है, मत्था मुत्था टेकता है। राजस्थान से मंगवाया था। क्या कीमत लगाई है आपने? इसकी 10 लाख रुपए डिमांड है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रुड़की से अगली खबर, जहां पर सड़क हादसे के बाद अस्पताल में जबरदस्त हंगामा हुआ है। दरअसल इस हादसे में घायल एक एनएसजी कमांडो जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार जो स्टाफ है और परिजन के जो घर वाले हैं उनको बोलते रहे, मृतक के जो घर वालों को उनको बोलते रहे डॉक्टर साहब को कि बुला दो, तो बोलते हैं 1 घंटे से डॉक्टर आ रहे हैं तब नहीं आए। क्या नाम, मृतक ने अपने यहाँ पे साइड में दर्द बताया। दर्द के टाइम पे किसी भी एक छोटे बच्चे नहीं, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे इन्होंने सस्ते के चक्कर में डॉक्टरों ने यहाँ पे 5-5 हजार रुपए में स्टाफ रख रखा है। उसने पेन किलर दिया, पेन किलर देने के बाद भी इसकी डेथ हो गई। ये कमांडो था अपना सर्विस पे आर्मी में, तो आज ये अपने किसी काम से जा रहा था, तो अब सालेर के आसपास में इसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट इसका रोडवेज बस जो है पीछे से छड़ मार के भाग जाती है। उसके बाद इसको यहाँ पे एम्बुलेंस लाई जाती है, एम्बुलेंस के द्वारा। ठीक है भैया, यहाँ पे हॉस्पिटल जगन्नाथ हॉस्पिटल जो है इसमें लाया गया है। उसके बाद यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे स्टाफ होता है उनका, जो भी और 2-4 लड़के हैं, तो उनको बिठाने के बाद थोड़ा होती उसको, जब उसको फिर लेटा दिया। लेटाने के बाद वो कह रहे हैं डॉक्टर आ रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। तो सिविल हॉस्पिटल में, सिविल लाइन में घर है, वहां से आने में 15-20 मिनट लगते हैं। तो 15-20 मिनट अगर चाहे वहां से आने में 1 घंटा लगता है। यहाँ जूनियर डॉक्टर तो छोड़ने चाहिए ना, जब इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा। जूनियर डॉक्टर होने चाहिए, जो कि पढ़े लिखे डॉक्टर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, वो इसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा ना। 9 सीखे डॉक्टर रखे, अनक्वालिफाइड डॉक्टर ये लड़के रखे, ये सिखा के गाँव में जाएंगे, गाँव में जाके वहाँ ये झोला छाप डॉक्टर बनेंगे, वहां से पेशेंट ले लेकर आएंगे। यही इन्होंने कारोबार कर रखा है। डोईवाला की बड़कोट रेंज में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गुर्जर समुदाय की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को याद किया गया है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देव आनंद गुर्जर ने वन गुर्जरों की बिजली, पानी और शिक्षा जैसी समस्याओं को सुना है। उन्होंने उत्तराखंड में भी गुर्जर समुदाय को एसटी आरक्षण देने की मांग उठाई। अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो महासभा आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा।
गुर्जर समाज के उपलब्धियों को लेकर के हुई, जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से गुर्जर बकरवाल समुदाय ने देश की सुरक्षा में काम किया है उसको लेकर के हुई, किस प्रकार से हिल काका जैसे ऑपरेशन के अंदर उन्होंने बलिदान दिए हैं। और उनसे प्रेरणा लेते हुए हमने भी कहा कि हम जिस प्रकार से एक चीज साफ निकल के आई, जो हमारे साथ दो नॉन गुर्जर जो हमारे साथी आज सभा में मौजूद थे, उन्होंने भी स्वीकार किया कि एक राष्ट्रभक्त कौम है, एक भोली भाली कौम है और इसकी दिक्कतों को हमें समाधान करना चाहिए। बड़कोट इस वन गुर्जर समुदाय के बीच में हमारे बीच में कर्नल देवानंद जी पहुंचे हैं, जो इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो गुर्जर समुदाय वन गुर्जर समुदाय की आवाज उठाते हैं। और आज हमने यहाँ पे निर्णय लिया है, जिस तरीके से वन गुर्जर समुदाय की जो समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की समस्या है और तमाम जैसे बिजली नहीं है, इन मुद्दों को लेकर जो है हमारे बीच में कर्नल साहब आए हैं। ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ गांव तुगासी, जहां पर ग्रामीणों ने रोजगार संबंधित एक बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में खासकर गांव के युवाओं को रोजगार संबंधित कई प्रकार की जानकारी दी गई। बता दें कि तुगासी गांव पर्यटकों का पसंदीदा गांव के रूप में जाना जाता है। इसी तुगासी गांव से होकर क्वारी पास, पंगरचूला, गूलिंग नामक पर्यटक स्थल, खुलारा पर्यटक स्थल तक पहुंचा जा सकता है। पर्यटक क्वारी पास, पंगरचूला, गूलिंग और खुलारा जाने से पहले इसी तुगासी गांव में विश्राम करते हैं। इस दौरान गांव के ही घोड़े खच्चर चालकों के लिए एक एसोसिएशन का गठन भी किया गया। तो वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि इस एसोसिएशन के गठन के दौरान जो भी धनराशि एकत्रित होगी वो गांव की शिक्षा और सफाई और पर्यटकों के लिए शौचालय और पर्यटकों के लिए पीने के लिए साफ पानी की उचित व्यवस्था उससे की जाएगी। उत्तराखंड में अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला खनन विभाग अब खुद ही मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा। दरअसल देहरादून के विकास नगर से एक वीडियो सामने आया जिसने विभाग की जमीनी हकीकत और संसाधनों की कमी को उजागर कर दिया है। दरअसल यमुना नदी में अवैध खनन की सूचना पर विभाग की टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचती है, लेकिन नदी का दुर्गम और पथरीला रास्ता उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विभाग की सरकारी बोलेरो गाड़ी पत्थरों के बीच बुरे तरीके से फंस गई। हालात ऐसे बन जाते हैं कि वाहन को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला गया, लेकिन इस पूरी घटना ने विभाग की तैयारियों और संसाधनों पर सवाल उठा दिए हैं। चंपावत में जनता को सुचारू और सुलभ गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीएम चंपावत खुद मैदान में उतर आए और डीएम के द्वारा गैस वितरण व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उन्होंने चंपावत के गैस एजेंसी और छतार के डिलीवरी पॉइंट का निरीक्षण करते हुए मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से सीधे बातचीत की, उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना है। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए और कहा कि गैस वितरण प्रणाली को पूरे तरीके से पारदर्शी, समय के साथ जनसुलभ बनाया जाए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर किसी उपभोक्ता को ऑनलाइन पंजीकरण में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो ऐसे मामलों में गैस एजेंसी के माध्यम से भी पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी गैस सुविधा से वंचित ना हो। हमारी जितनी पहले की आपूर्ति होती थी आज की तिथि में भी उससे बराबर और उससे अधिक की आपूर्ति यहाँ पर लगातार निरंतर की जा रही है। तो ऐसा जो परिस्थितियाँ और भ्रांतियाँ फैली हैं उससे थोड़ा सा एक मिसकम्युनिकेशन जनता के बीच में है। तो मैं आप सभी के माध्यम से आग्रह करूँगा कि हमारे पास पर्याप्त इसकी सप्लाई है, वाहन भी पर्याप्त आ रहे हैं और गैस की जो सप्लाई है वो निरंतर है। आज देखिए, आज अवकाश का दिवस है, लेकिन फिर भी जो सिलेंडर्स हैं वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आज भी हमारे पास 250 से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं। चमोली जिले के हापला पोखरी ब्लॉक में हर बार की तरह इस बार भी सेवा इंटरनेशनल के द्वारा एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि जिस बहुउद्देशीय शिविर में तकरीबन 122 रोगियों ने अनेक प्रकार की बीमारियों से संबंधित बहुउद्देशीय शिविर का लाभ लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।